नमस्कार। टॉक एंड हील में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन निवेश से जुड़ी आम गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग अपने 20s में कर बैठते हैं। देखिए, ये जो दशक है ना 20s वाला, ये आर्थिक फैसलों के लिए बहुत बहुत क्रूशल होता है। यहाँ जो भी हम तय करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका असर आने वाले कई सालों तक रहता है ना? बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि 20s में कौन सी वो आम इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स हैं और सबसे जरूरी उनसे बचा कैसे जाए। हाँ, क्योंकि इस उम्र में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो है समय, टाइम। एग्जैक्टली। इस उम्र में ना समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, शायद पैसे से भी ज्यादा। तो आज इसी पर फोकस रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, और शायद सबसे बड़ी भी, वो है निवेश शुरू ही ना करना, नॉट स्टार्टिंग इट ऑल। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं, अरे अभी पैसे कहाँ हैं इतने, या कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा, या फिर वो क्लासिक बहाना, अभी तो बहुत टाइम है। और ये बहुत टाइम है वाली सोच ये बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहीं पर वो कंपाउंडिंग का जादू जिसे कहते हैं वो काम आता है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल। एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपये महीना निवेश करना शुरू करें। सिर्फ 5,000 रुपये? ठीक है, हाँ। और मान लें कि उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, जो कि लंबे समय में इक्विटी में संभव है। तो पता है 60 साल की उम्र तक उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं? अंदाजा शायद 50-60 लाख। नहीं, करीब 1.76 करोड़। क्या बात कर रहे हैं, 1.76 करोड़ सिर्फ 5,000 रुपये महीने से? जी हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन रुकिए, अगर वही इंसान यही 5,000 रुपये महीना 10 साल देर से शुरू करे, मतलब 35 की उम्र में। अच्छा, 10 साल बाद? हाँ, तो 60 की उम्र में उसके पास होंगे सिर्फ करीब 58 लाख रुपए। अरे, मतलब 1/3 से भी कम। एग्जैक्टली। 10 साल की देरी ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया। समय ही पैसा है, सच में। ये आंकड़े तो आंखें खोलने वाले हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है, खासकर उनके लिए जिन्हें लगता है कि पैसे कम हैं? देखिए, सबसे जरूरी है शुरू करना, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 500 रुपए या 1,000 रुपए महीना भी चलेगा। आदत डालनी है। एक बहुत अच्छा तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम। पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले निवेश के लिए पैसा अलग निकाल दें। उसे एक जरूरी बिल की तरह ट्रीट करें। आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं पेडे के लिए, ताकि पैसा खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। ये अच्छा आइडिया है, ऑटोमेटिक वाला। और शुरुआत के लिए सिंपल ऑप्शंस देखें, जैसे इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड SIPs। इनके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती शुरू में। बस याद रखें, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा आज है। डिले मत कीजिए। ठीक है, तो पहली गलती हुई शुरू ना करना। अब आते हैं दूसरी गलती पर। यह जरूरत से ज्यादा सेफ खेलना, मतलब सारा का सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में या FD में रख देना। हाँ, जहाँ ब्याज मिल रहा है 3-4% या बहुत हुआ तो 6-7%। और महंगाई वो तो 5-6% या उससे भी ज्यादा चल रही होती है अक्सर। बिल्कुल। और यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। उन्हें लगता है पैसा सुरक्षित है, बढ़ रहा है। पर असल में क्या हो रहा है, आपकी परचेजिंग पावर यानी पैसे की खरीदने की ताकत वो कम हो रही है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर आपको बचत पर 4% मिल रहा है और महंगाई 6% है, तो आप असल में हर साल 2% पीछे जा रहे हैं। आपका पैसा उतना सामान नहीं खरीद पाएगा अगले साल जितना आज खरीद सकता है। ओ, तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है पर असल में वैल्यू कम हो रही है। हाँ, और ये जो 2% का फर्क है ना, ये 20-30 साल में बहुत बड़ा बन जाता है। एक अनुमान है कि 30 साल में महंगाई आपके पैसे की कीमत 80% तक कम कर सकती है, अगर वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे। बाप रे, 80%? तो फिर क्या करें, कहाँ रखें पैसा? सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाएं। 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा। हाँ, ये तो सुना है, किसी इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। ये पैसा ऐसी जगह रखें जहां से आसानी से निकल जाए। सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड ठीक है इसके लिए, लेकिन इस इमरजेंसी फंड के ऊपर का जो पैसा है, उसे अपने लक्ष्यों के हिसाब से इन्वेस्ट करना जरूरी है। लक्ष्यों के हिसाब से मतलब आपके गोल्स क्या हैं? घर खरीदना है, रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, और वो गोल कितनी दूर है। 20s में क्योंकि रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य बहुत दूर होते हैं, आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। ज्यादा जोखिम मतलब इक्विटी, शेयर बाजार? हाँ, इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में।
20s में आप अपने पोर्टफोलियो का 70-80% तक इक्विटी में रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का। और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा आप कम जोखिम वाले विकल्पों में डाल सकते हैं, जैसे पीपीएफ जो टैक्स भी बचाता है, या डेट म्यूचुअल फंड्स। धीरे धीरे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा बांटना। जैसे क्या रेशियो हो सकता है एक अंदाजन? ये हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, पर एक मोटा आइडिया लें तो 30% लार्ज कैप फंड्स, 30% मीड या स्मॉल कैप फंड्स। मिड स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा पर रिस्क भी ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। फिर शायद 10-15% इंटरनेशनल फंड्स में, ताकि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिले, 10-15% डेट फंड्स में स्थिरता के लिए, और बाकी 5-10% गोल्ड या रीट्स में। रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी, ये एक तरीका है रियल एस्टेट में बिना प्रॉपर्टी खरीदे निवेश करने का। तो मुद्दा ये है कि सब कुछ एक जगह ना रखें, डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, अब आते हैं तीसरी गलती पर। ये मुझे लगता है बहुत ही कॉमन है आजकल, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। वो है हॉट स्टॉक्स और जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स के पीछे भागना। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा जाल है। दोस्तों ने कह दिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने टिप दे दी, या कोई स्टॉक एकदम से रॉकेट बन गया, तो बस लगा दिए पैसे, बिना ये समझे कि कंपनी करती क्या है, कमाती कैसे हैं। या फिर बिना सोचे समझे क्रिप्टो में, पेनी स्टॉक्स में कूद जाना, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। देखिए, इसे निवेश नहीं कहते, ये जुआ है, सट्टेबाजी है। और स्टडीज क्या दिखाती हैं कि 80-90% लोग जो खुद स्टॉक्स पिक करते हैं, वो मार्केट इंडेक्स से भी कम रिटर्न कमाते हैं। सच में? 80-90%? हाँ, और ये जो मीम स्टॉक्स या ट्रेंडी निवेश होते हैं ना, ये जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से या उससे भी तेजी से नीचे भी गिरते हैं, और फिर सारा पैसा स्वाहा। तो इससे कैसे बचें, इस लालच से? एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप 3 वाक्यों में ये नहीं बता सकते कि आप कोई चीज क्यों खरीद रहे हैं, तो उसे मत खरीदिए। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब लॉजिक पता होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, एक 90-10 नियम अपना सकते हैं। 90-10 नियम? हाँ, अपने निवेश का 90% हिस्सा बोरिंग पर भरोसेमंद चीजों में लगाएं, जैसे इंडेक्स फंड्स या अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के शेयर। हाँ। और सिर्फ 10% पैसा, वो भी अगर आप जोखिम ले सकते हैं, तो इन स्पेक्युलेटिव चीजों में लगाएं। मतलब खेलने के लिए सिर्फ 10%? हाँ, जिसे खोने पर आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। और सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि कोई चीज हाल ही में बहुत बढ़ गई है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। फंडामेंटल्स देखने चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, पीई रेशियो क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, कर्ज कितना है, उसके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं। और हाँ, कोई भी स्कीम जो 15-20% से ज्यादा गारंटीड सालाना रिटर्न का वादा करे, उसे तो दूर ही रहें, वो अक्सर फ्रॉड होती है। हाँ, जो सुनने में बहुत अच्छा लगे वो अक्सर सच नहीं होता। बिल्कुल। चौथी गलती, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। हाँ, ये तो सबका सपना होता है। हाँ, कि बिल्कुल बॉटम पे खरीदेंगे और एकदम टॉप पे बेचेंगे, या फिर सही समय का इंतजार करते रहना कि बाजार थोड़ा और गिरे तब खरीदूंगा, या जैसी बाजार गिरा डर के मारे बेच दिया। देखिए, सच तो ये है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी लगातार मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ये लगभग नामुमकिन है। अच्छा। हाँ, और एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, अगर आपने पिछले 20 सालों में सिर्फ 10 सबसे अच्छे ट्रेडिंग डेज मिस कर दिए होते, सिर्फ 10 दिन, हाँ, तो आपका कूल रिटर्न आधे से भी ज्यादा कम हो सकता था। बाप रे। सिर्फ 10 दिन चूकने से? जी, और ज्यादातर लोग करते क्या है, जब बाजार गिरता है डर के मारे बेच देते हैं, मतलब लॉस को लॉक कर लेते हैं। और जब बाजार चढ़ जाता है तब फोमो में आके खरीदते हैं, जब चीजें महंगी हो चुकी होती हैं। बिल्कुल उल्टा करते हैं जो करना चाहिए। तो फिर उपाय क्या है, इस उतार चढ़ाव से कैसे डील करें? सबसे अच्छा तरीका है SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। हाँ, SIP का तो काफी नाम सुना है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इससे आपकी खरीद की कीमत एवरेज आउट हो जाती है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और आप इमोशनल डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। मतलब डिसिप्लिन आ जाता है। बिल्कुल। और जब बाजार गिरे तो उसे पैनिक करने की बजाय एक सेल की तरह देखिए। अच्छी क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट सस्ते में खरीदने का मौका। अच्छा नजरिया है ये तो। सेल? हाँ, गिरावट में इन्वेस्ट करते रहना जरूरी है।
इतिहास देखें तो बाजार हमेशा रिकवर होकर नई ऊंचाइयों पर ही पहुंचा है। वो कहावत है ना, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। हाँ, बाजार में समय बिताना ज्यादा जरूरी है बजाय सही समय ढूंढने के। एग्जैक्टली। अपने कैलेंडर में रिमाइंडर लगाइए निवेश करने का, ना कि प्राइस देखकर एंट्री पॉइंट ढूंढने का। चलिए अब आते हैं गलती नंबर 5 पर। टैक्स बचाने वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनको नजरअंदाज कर देना। हाँ, जैसे पीपीएफ है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं, एनपीएस है, ईपीएफ है। लोग इनका पूरा फायदा नहीं उठाते। और ये पता है क्या है? ये एक तरह से फ्री मनी छोड़ने जैसा है। फ्री मनी कैसे? देखिए, जब आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप 30% टैक्स पैकेज में हैं तो 1.5 लाख रुपए के निवेश पर सीधे 46,500 का टैक्स बच गया आपका। अरे हाँ, ये तो निवेश पर रिटर्न मिलने से पहले 31% का रिटर्न हो गया। बिल्कुल, इंस्टेंट रिटर्न। और इसके अलावा इनमें से कई स्कीम्स में जो ग्रोथ होती है वो भी टैक्स फ्री होती है या टैक्स बाद में लगता है। दशकों में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो क्या करना चाहिए यहाँ? कोशिश करें कि हर साल सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट पूरी करें, पीपीएफ, ईएलएसएस या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से। इसके अलावा एनपीएस में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। अच्छा, एनपीएस में अलग से 50,000 की छूट है। जी हाँ। फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे सेक्शन 80D में छूट मिलती है। 25,000 से लेकर 1 लाख तक उसका फायदा उठाएं। और अगर आप सैलरीड है तो ईपीएफ में जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डालता है वो तो सचमुच का फ्री मनी है। उसे लेना ना भूले। तो मतलब टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले इन टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल। इक्विटी में निवेश करना है और टैक्स भी बचाना है तो ईएलएसएस फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है। इनमें 3 साल का लॉक इन होता है पर टैक्स बेनिफिट के साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलता है। छठी गलती, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हाँ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन न करना। किसी एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में या एक ही एसेट क्लास में बहुत ज्यादा पैसा लगा देना। कई बार युवा लोग अपनी सारी सेविंग्स अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स में डाल देते हैं या किसी एक क्रिप्टो में या एक ही प्रॉपर्टी में। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर उस एक कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई या वो सेक्टर डूब गया तो रातों रात सारी पूंजी खत्म हो सकती है। हाँ, हमने देखे ऐसे उदाहरण। सत्यम, यस बैंक। बिल्कुल, जिन लोगों का सारा पैसा इन्हीं में लगा था उन्होंने 80-90% तक अपनी संपत्ति गंवा दी। तो उपाय वही है, डाइवर्सिफिकेशन। फैलाओ अपने निवेश को। जी, अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाएं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। स्टॉक्स के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स में फैलाएं, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स वगैरह। और देश के हिसाब से भी डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, सिर्फ भारत में ही नहीं, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लें, यूएस मार्केट में या ग्लोबल फंड्स के जरिए। अगर आप खुद स्टॉक्स चुन रहे हैं तो कम से कम 15-20 अलग अलग स्टॉक्स रखें। हालांकि इंडेक्स फंड लेना ज्यादा आसान तरीका है डाइवर्सिफाई करने का। और किसी एक स्टॉक में कितना मैक्सिमम रखना चाहिए? एक रूल ऑफ थंब है कि किसी भी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में अपने कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा ना रखें और साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करें ताकि आपका एसेट एलोकेशन बिगड़े नहीं। रीबैलेंस मतलब मान लीजिए आपने तय किया था 60% इक्विटी और 40% डेट रखेंगे, पर बाजार बढ़ने से इक्विटी 70% हो गया तो थोड़ा इक्विटी बेचकर डेट में डालना ताकि वापस 60-40 पर आ जाए। समझ गया, ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। हाँ, और अगर आपकी कंपनी आपको स्टॉक ऑप्शंस देती है तो ध्यान रखें कि वो आपकी कुल नेटवर्थ का 10-15% से ज्यादा ना हो जाए। बिकते ही उन्हें डाइवर्सिफाई कर दें। अगली गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अपनी बढ़त खा जाने देना। हाँ, ये बहुत चुपके से आती है। मतलब जैसे ही सैलरी बढ़ी या बोनस मिला तुरंत खर्चा बढ़ा लिया। बड़ा घर, महंगी कार, नए गैजेट्स, महंगे सब्सक्रिप्शंस, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ाया। इससे होता क्या है? आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ रही। आप ज्यादा कमा रहे हैं पर बच कुछ नहीं रहा। आप उसी फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं और कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। बिल्कुल। 45 की उम्र में रिटायर होने और 65 तक काम करते रहने का फर्क अक्सर इसी बात से आता है कि आपने अपनी सैलरी हाइक्स का कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया और कितना उड़ा दिया। तो इससे बचने का क्या तरीका है? सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक 50-50 रूल ट्राई कर सकते हैं।
जब भी सैलरी बढ़े या बोनस मिले उसका कम से कम 50% बचाएं या इन्वेस्ट करें। आधा खर्च करें, आधा बचाएं, निवेश करें। ठीक है। दूसरा, अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल 10% बढ़ाने का ऑटोमेटिक मैंडेट दे दें। इसे एसआईपी टॉपअप कहते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। हाँ, और जैसे ही सैलरी हाइक मिले सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। इससे पहले कि आप उस बढ़ी हुई इनकम के हिसाब से जीने के आदी हो जाएं। अपनी सेविंग रेट को ट्रैक करना भी जरूरी है। सेविंग्स इनकम। बिल्कुल, उसे कैलकुलेट करें और देखें कि आय बढ़ने के साथ वो रेट कम तो नहीं हो रहा। लक्ष्य रखें कि वो रेट मेंटेन रहे या बढ़े। कोशिश करें कि अपनी आय के 70 या 80% में जिएं, 100% में नहीं। वो कहते हैं ना, लिव बिलो योर मीन्स। हाँ, या फिर लिव लाइक यू अर्न अ लिटिल लेस देन यू एक्चुअली डू। 8वीं गलती, निवेश करते रहना जबकि आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट चल रहा हो। ये तो बिल्कुल उल्टा काम है। मतलब एसआईपी तो चल रही है, पर उधर क्रेडिट कार्ड का बिल रोल ओवर हो रहा है जिसपे 30-40% ब्याज लग रहा है, या पर्सनल लोन चल रहा है 18-20% पर। ये गणितीय रूप से बहुत नुकसानदायक है। सोचिए, क्या कोई इन्वेस्टमेंट भरोसे के साथ 30-40% सालाना रिटर्न दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप 36% ब्याज दे रहे हैं और निवेश पर 12% कमा रहे हैं, तो आप नेट 24% का नुकसान कर रहे हैं हर साल। आप आगे नहीं, पीछे जा रहे हैं। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहले कर्ज चुकाएं या निवेश करें? देखिए, हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाई इंटरेस्ट मतलब कौन से? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड डेट, फिर पर्सनल लोन्स, फिर शायद कार लोन्स। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट अक्सर कम होता है, तो वो आखिर में। जब तक आप ये हाई इंटरेस्ट डेट चुका रहे हैं, तब तक सिर्फ अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन करें, 3 महीने का खर्च, और बाकी सारा पैसा डेट चुकाने में लगाएं। निवेश रोक दें तब तक? हाँ, टेम्पररी तौर पर रोक सकते हैं या मिनिमम करें। जैसे ही ये महंगा कर्ज खत्म हो जाए, फिर आप इन्वेस्टमेंट और बाकी लो इंटरेस्ट डेट चुकाना साथ साथ कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का? क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड ना करें। हर महीने पूरा ड्यू अमाउंट पे करें। इंटरेस्ट फ्री पीरियड का फायदा उठाएं, ब्याज के जाल में ना फंसें। डेट चुकाने के लिए डेट एवलांच मेथड अच्छा है। डेट एवलांच, ये क्या है? इसमें आप सभी लोन्स पर मिनिमम पेमेंट करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर डालते हैं। जब वो खत्म हो जाए तो सारा पैसा अगले हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले लोन पर। अच्छा, इससे सबसे महंगा कर्ज जल्दी खत्म होता है? जी, बैलेंस ट्रांसफर या डेट कंसोलिडेशन तभी करें जब आपको वाकई कम ब्याज दर मिल रही हो, प्रोसेसिंग फी वगैरह लगाकर। गलती नंबर 9, खुद को एडुकेट ना करना। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग सलाहकारों या परिवार वालों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ते नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, कंपाउंडिंग, एसेट एलोकेशन, एक्सपेंस रेशो क्या होता है। और इस अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। आप गलत प्रोडक्ट्स में फंस सकते हैं, ज्यादा फीस वाले इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, खराब सलाह मान सकते हैं। हाँ, वो कमीशन वाले सलाहकार तो वही बेचेंगे जिसमें उनका कमीशन ज्यादा हो। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो में 1-2% का फर्क भी लंबे समय में लाखों का नुकसान करा सकता है। तो बचने का तरीका है सीखना। हाँ, खुद को एजुकेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट निकालें पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छे ब्लॉग्स हैं, किताबें हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं? शुरुआत के लिए मोगन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत अच्छी है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मोनिका हालन की लेट्स टॉक मनी पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स पढ़ना सीखें। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, रोलिंग रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे टर्म्स का मतलब समझें। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स का अंतर समझना भी जरूरी है ना? बहुत जरूरी। डायरेक्ट प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, तो उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लंबे समय में रिटर्न काफी बेहतर हो सकता है। ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ना भी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। पर हाँ, हर सलाह पर सवाल जरूर करें। पूछें कि सलाह देने वाले का इसमें क्या इंटरेस्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, रीबैलेंसिंग क्या होती है,
टैक्स लॉज में बदलावों पर नजर रखें। 10वीं गलती, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। या फिर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। हाँ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना, या अगर डिपेंडेंट्स है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेना, या फिर वो यूलिप्स और एंडाउमेंट प्लान्स खरीद लेना। ये बहुत रिस्की है। सोचिए, एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। 10 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वाइप आउट कर सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, यूलिप्स वगैरह, ये आमतौर पर दोनों ही मामलों में खराब होते हैं। इंश्योरेंस कवर भी कम होता है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी घटिया मिलता है, ऊपर से चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखें, नेवर मिक्स देम। अगर आप पर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें। कितना? आपकी सालाना आय का कम से कम 20-25 गुना। 20-25 गुना? इतना ज्यादा? हाँ, ताकि आपके न रहने पर भी परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे कई सालों तक। एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लें, कम से कम 10-20 लाख का कवर। जरूरत पड़े तो टॉप अप करवाएं। और ये कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। कम उम्र में प्रीमियम बहुत कम होता है। 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस 35 वाले से 50-70% सस्ता हो सकता है। और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी जरूर देखें। उनकी एक बीमारी आपके परिवार की फाइनेंसेस को डिरेल कर सकती है। अगर बजट हो तो क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी कवर पर भी विचार करें। और हर साल अपनी जरूरत के हिसाब से कवर रिव्यू करें और बढ़ाएं। 11वीं गलती, भीड़ के पीछे चलना, फॉलोइंग द हर्ड। ये फोमो वाली गलती से जुड़ी हुई है। कहाँ कि दोस्त कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर सब बात कर रहे हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। बिना अपना दिमाग लगाए। यहाँ दिक्कत यह है कि जब तक भीड़ किसी चीज के पीछे भागती है, तब तक वो चीज अक्सर महंगी हो चुकी होती है। हर्ड मेंटालिटी आपको महंगा खरीदने और सस्ता बेचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल उल्टा जो करना चाहिए। इससे कैसे बचें? इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे लाएं? हर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रिसर्च करें, अपना लॉजिक बनाएं। जब सब लोग किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा पॉजिटिव हों तो सावधान हो जाएं, और जब सब डरे हुए हों तब मौके तलाशें। वो वॉरेन बफेट वाली बात, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। एग्जैक्टली। अपना एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट IPS बनाएं। लिखें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, रिस्क टॉलरेंस कितना है और एसेट एलोकेशन क्या रहेगा। और कोई भी निवेश करने से पहले उसे चेक करें, हाँ, कि क्या ये मेरी पॉलिसी से मैच करता है। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो फोमो फैलाते हैं। याद रखें, आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी है, आपके दोस्त की नहीं। सही बात है। और 12वीं और आखिरी गलती आज के लिए, रिटायरमेंट को नजरअंदाज करना, क्योंकि वो बहुत दूर लगता है। अरे अभी तो 40 साल पड़े हैं, बाद में देख लेंगे। हाँ, और सारा फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पर, गाड़ी, घूमना, गैजेट्स। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कंपाउंडिंग की पावर को खो देना, जो सबसे ज्यादा काम लंबे समय में ही करती है। हमने शुरू में बात की थी ना, 25 वर्सेस 35 में शुरू करने पर कितना फर्क पड़ता है रिटायरमेंट कॉर्पस में। करोड़ों का, सिर्फ 10 साल की देरी से। हाँ, वो आंकड़ा तो चौंकाने वाला था। तो उपाय क्या है? कैसे मोटिवेट करें खुद को इतनी दूर के लक्ष्य के लिए? पहली सैलरी से ही NPS में डालना शुरू करें, चाहे 2,000-3,000 रुपए महीना ही सही, आदत पड़ेगी। EPF का फायदा उठाएं अगर सैलरीड हैं। बिल्कुल। रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज करके अंदाजा लगाएं कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। यूजुअली आपके सालाना खर्च का 25-30 गुना। और कितना बचाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए? कम से कम अपनी आय का 15-20% सिर्फ रिटायरमेंट के लिए अलग रखें। इसे नॉन नेगोशिएबल माने, जैसे घर का किराया। हर साल अपना कंट्रीब्यूशन 1% बढ़ाएं, पता भी नहीं चलेगा। और अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें। हाँ, सोचे कि 60 साल की उम्र में आप खुद को धन्यवाद देंगे या कोसेंगे आज के फैसलों के लिए। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि 20s का दशक एक बहुत ही यूनिक फाइनेंशियल विंडो है। पैसा शायद कम हो पर समय बहुत है, और इन्वेस्टिंग में समय पैसे से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। वो 1,000 वाला उदाहरण याद है ना? 25 की उम्र में लगाया तो 60 पर 16,000 रुपए बना, 35 में लगाया तो सिर्फ 5,500 रुपए। हाँ। तो कुंजी ये नहीं है कि आप परफेक्ट इन्वेस्टमेंट चुनें, कुंजी है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें, बड़ी गलतियों से बचें और टाइम को अपना काम करने दें। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें, इवॉल्व होते रहें। अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। उन्होंने बस यही बेसिक चीजें सही की, जल्दी शुरू किया, आमदनी से कम में जिया और उतार चढ़ाव में टिके रहे। और ये सब कोई भी कर सकता है, बस अनुशासन और धैर्य चाहिए। बिल्कुल। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज क्या फैसले लेते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!